अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना डिग्री केस का ये मामला था जिसे निपटा दिया गया। फैसले में इस डिग्री को जाली करार पाया गया। उसके बाद उनकी नाअहली के लिए भी जो है वो वजारत कानून को कह दिया गया है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जो हाई कोर्ट में जज की तैनाती है उसे भी गैर कानूनी करार दिया गया है। इस पूरे अरसे में, इस पूरे एपिसोड में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बहुत सारे फैसलों में खुद वो बैठे भी, अपेयर भी हुए एज अ जज और बहुत सारे फैसलों में उनके नोट्स भी मौजूद हैं। अगर हम इसे सीधा करके देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसे हुए हैं और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला आया है उसकी सरबराही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था जिसने की है। हमें इसी पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान है जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब, आपने वक्त निकाला। ये जो जस्टिस तारिक का जहांगीरी साहब का मामला हुआ है, इसे एक तो देखते कैसे हैं और दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिस पे इनके फैसले भी मौजूद हैं, तो उनका क्या बनेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून के शोबा से एक वाबस्तगी रखते हुए और मुझे चूंकि लाहौर हाई कोर्ट में भी एक अरसा गुजरा है जो मैंने वहां गुजारा, मैं बहुत शर्मिंदा होता हूं जो आजकल अदलिया जिस तरह बिहेव कर रही है, जिस तरह अदलिया ने ऐसे इश्यूज पे जहां कौम की नजरें हैं, जहां बहुत से दूररस्त नतायज जिन मामलात के हो सकते हैं, जो रवैया अपनाया हुआ है उसको किसी तरह भी सैंक्शन नहीं दी जा सकती कानून या आइन की नजर में। आज एक बड़ा हमारा गोल्डन प्रिंसिपल है, एक सेइंग है कि जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। जिस तेज रफ्तारी से और मुनासिब मौका दिए बगैर, मैं मुनासिब मौका इसलिए कह रहा हूं कि आर्टिकल 10A जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है इस किस्म की प्रोसीडिंग्स में कि 2 कम से कम कानूनी असूलों को मद्देनजर रखना लाजमी है। ये फंडामेंटल राइट है हर उस बंदे का जो लिटिगेशन में इन्वॉल्व है कि उसको ड्यू प्रोसेस का मौका दिया जाए और फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए। आज का जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है जिसमें वहां के एक सिटिंग जज को नाअहल करार दे के उसको डी नोटिफाई करने की सिफारिश की गई है, उसमें ये दोनों पहलुओं का ख्याल नहीं रखा गया। ना फेयर ट्रायल दिया गया, ना ड्यू प्रोसेस का पूरा मौका दिया गया। अच्छा। तो इस किस्म की, अब इसका अगर पस मंजर देखें तो जस्टिस तारिक जहांगीरी वो जज हैं जो 30 साल से वकालत में हैं। वकालत में आने से पहले जो प्रोविंशियल बार काउंसिल है जो लाइसेंस जारी करती है वो सारी इंक्वायरी करती है टेस्टिमोनियल्स की, इंक्लूडिंग दी डिग्रीज। उसके बाद जब जज तैनात किया जाता है किसी को आला अदालतों का, तो यही जो अब उनके खिलाफ ये रिपोर्टें ले आई हैं और यही पूरी तरह इंक्वायरी करती हैं और उनकी इंक्वायरीज के बुनियाद पे फिर किसी को आला अदालतों में जज तैनात किया जाता है। ठीक, लेकिन इसमें इनिशियली जो कराची यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि जस्टिस जहांगीरी कभी भी इस्लामिया लॉ कॉलेज के स्टूडेंट नहीं रहे थे। तो ये मामला तो वहां तक आपने प्रेस रिलीज का जिक्र किया तो मैं ये अर्ज कर दूं कि प्रेस रिलीज की कानून की नजर में कोई हैसियत नहीं जब तक वहां से रिकॉर्ड कोई ड्यू प्रोसेस के तहत रिकॉर्ड का हिस्सा न बनाया जाए। अब आज भी यहाँ पे रजिस्ट्रार इस कराची यूनिवर्सिटी पेश हुए, रिकॉर्ड लेके आए, रिकॉर्ड के बारे में अपनी स्टेटमेंट दे दी और मुझे नहीं पता कि रिकॉर्ड पे भी वो जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना है कि नहीं बना। जो एक एविडेंस एक्ट का जो हमारा कानून शहादत है उसका जो मुसलमा असूल है वो ये है, पहली बात तो ये कि रिट जुरिसडिक्शन में एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो सकती। रिट जुरिसडिक्शन में फैक्चुअल कंट्रोवर्सी रिजॉल्व नहीं हो सकती। रिट जुरिसडिक्शन में अगर किसी आप आम जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड करते हैं तो फिर दूसरी साइड को पूरा मौका मिलना चाहिए कि उसको क्रॉस एग्जामिन करे।
in order to test the veracity of that statement. ठीक। यहाँ पे तो वो बराह रास्त उसको बुलाया गया, उसकी वो उसने ज़बानी बयान दिया रिकॉर्ड सामने रख के, और कोई पता नहीं कि रिकॉर्ड, और ये वो रिकॉर्ड है जिसके बारे में वो जो मुतलका हाई कोर्ट है, कराची हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, उसने इन प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड कर रखा है कराची यूनिवर्सिटी की। इसमें हम देख रहे हैं कि 10 जुलाई 2024 से ये मामला निकला है और दरख्वास्त गई, उसके बाद आज ये फैसला जब आया है, जस्टिस तारिक जहांगीरी ने बड़े अहम मुकदमात सुने भी हैं। मैं अगर उस पर थोड़ी सी आपसे रोशनी डालने को कहूँ, जिसमें बहुत सारे ऐसे मामलात भी हैं जिस पे ज़ाहिर है कि खुल के बात तो नहीं कर सकते। एक लेटर भी लिखा गया जिसमें उनकी शमूलियत थी, 6 जजेस का मामला था। फिर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक बहुत सारे केसेस हैं जो उन्होंने सुने हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक भी केस सुना है। इन केसेस की क्या हैसियत रह जाती? डिग्री को जाली करार दे के डी नोटिफाई कर दिया गया, और क्या जस्टिस जहांगीरी साहब के पास ये भी ऑप्शन मौजूद है कि वो हायर कोर्ट में अपील के लिए भी जा सकते हैं? नहीं, वो तो जाहिर है उनके पास बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है, और उनको जाना चाहिए, मेरा तो ख्याल है। और सुप्रीरियर कोर्ट में हमारी, अगर वो जाएंगे भी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएंगे मेरा ख्याल है, तो उनको भी अदलिया की साख बचाने के लिए इसको फौरी तौर पे पहली हेयरिंग में, मेरा ये गुजारिश है, और मैं एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे ये दरख्वास्त करता हूं कि इस ऑर्डर को सस्पेंड करें फौरी तौर पे। आजकल मसला ये है कि शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस हो गया। आजकल अदालतें बस फैसले अनाउंस करती हैं। मैं ये बहुत मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ, एक माजी करीब के पस मंजर को, माजी करीब के तजर्बात को सामने रखते हुए मैं ये कहूँगा कि आजकल की अदालतें फैसले सिर्फ अनाउंस करती हैं, और आज का फैसला भी अनाउंस कर दिया गया है। आप कह रहे हैं कि आज का फैसला भी अनाउंस किया गया है? अनाउंस किया गया है, और डिटेल्ड रीजनिंग भी अब फराहम कर दी जाएंगी। बट फिर बुनियादी सवाल वहीं पर आके रुकता है। तोशा खाना में केस में रिलीफ वो जो आप फरमा रही हैं, इस किस्म के अगर कोई किसी का ऑर्डर हो तो वो प्रोटेक्शन दे दी जाती है कि उस अरसे में जो फैसले हुए हैं, या जो किसी इस किस्म का कानून साजी अगर कर दी जाए, तो किसी कानून को डिक्लेयर कर दिया जाए कि इनवैलिड है, लेकिन उस कानून के तहत जो फैसले हो चुके होते हैं माजी में, उनको प्रोटेक्शन दे दी जाती है। यानी कि साइफर केस में जो उनका किरदार था, या तोशा खाना, प्रोटेक्शन ना दी गई तो आपकी तशवीश बिल्कुल वजह है कि बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। ठीक। और जस्टिस, मेरा भाई है छोटा, जस्टिस तारिक जहांगीरी के मामले में ये फैसले ही और उसकी प्रोसीडिंग ही उसके सामने रास्ते में आड़े हुई हैं और हायल हुई हैं। आपको याद होगा कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो इस्लामाबाद के 3 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, उनके बारे में ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज तैनात हुए। उन्होंने फॉर्म 45 भी तलब किए थे, और उसी स्टेज पे कानून में अमेंडमेंट करके ये तरमीम की गई थी कि सिटिंग जज सिर्फ नहीं होंगे ट्राइब्यूनल के जजेस, रिटायर्ड जजेस को भी बनाया जा सकता है। इनसे वो इख्तियार वापस लेके एक रिटायर्ड जज जो हमारे साथी रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में, उनको बनाया गया। वो कई महीने गुजर गए हैं, एक समात उन ट्राइब्यूनल्स में इन केसेस की नहीं हुई जो केसेस मैं लास्टली आपसे पूछना चाहूंगी जैसे साहब, जो कि बहुत सारे केसेस तो उन्होंने सुने हैं, किरदार भी आपने कहा प्रोटेक्शन मिल जाएगी, बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा अदरवाइज, लेकिन इसका फ्यूचर क्या देखते हैं अगर इसकी खिलाफ अपील जाती है हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कोर्ट के सामने? मैं तो गुजारिश कर रहा हूं जी, मेरे नुक्ता नजर से इस ऑर्डर को, इस शॉर्ट ऑर्डर को डिटेल्ड रीजनिंग आने से पहले सस्पेंड कर देना चाहिए। ठीक, और वेट करना चाहिए डिटेल आने का, डिटेल फैसला आने का। डिटेल रीजनिंग मैं तो गुजारिश कीजिए, अब डिटेल रीजनिंग वो 6 महीने तक नहीं देते। इनको सस्पेंड करके वो वजारत कानून तो तैयार बैठी होगी डी नोटिफाई करने के लिए, वो डी नोटिफाई कर देते हैं। तो जब उसका इफेक्ट हो जाएगा शॉर्ट ऑर्डर का, डी नोटिफाई हो जाएंगे, तो उसको सस्पेंड करना चाहिए उस ऑर्डर को। डिटेल रीजनिंग का इंतजार नहीं करना चाहिए। या अगर सुपीरियर कोर्ट के पास जाते हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी, तो उनको कहना चाहिए कि डिटेल रीजनिंग विद इन सर्टेन पीरियड लिख के हमें फराहम करें, ठीक, ताकि हम देख सकें कि आपने क्या माइंड अप्लाई किया।
ठीक, बहुत शुक्रिया हमें हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान साहब सीनियर कानूनदान मौजूद थे और बहुत सारे अहम केसेस जस्टिस तारिक जहांगीरी ने सुने भी, मौजूद भी रहे, जिसमें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक जो केसेस हैं, ट्राइब्यूनल इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतालिक जो उनके रिमार्क्स हैं, लेटर लिखने का मामला हो 6 जजेस वाला या फिर साइफर का केस हो। लेकिन इसके अलावा इंटरेस्टिंगली मरीम नवाज़ की बरियत का केस भी उसमें भी इनकी मौजूदगी रही है एवनफील्ड रेफरेंस से मुतालिक, और वो उस 2 रुकनी बेंच का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने ये केस सुना था, एवनफील्ड अपीलों की समाअत की थी। और इसी बेंच ने जिसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी मौजूद थे, उन्होंने नून लीग की रहनुमा यानी कि अभी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा को कलअदम भी करार दिया था और उन्हें बरियत मिली थी। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास के पीछे खड़ी हो गई है कि अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं या फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल देनी है, दोनों सूरतों में PTI क़यादत जो है वो नहीं बल्कि अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई ने फ़ैसला करना है। शायद ये वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत के इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और साबिक़ सीनियर क़यादत को मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने पर भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। PTI इस वक्त अपनी सबसे बड़ी फतह या कामयाबी यही समझती है कि उनकी क़यादत की किसी तरह इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात ही हो जाए। हुकूमत बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत से मुज़ाकरात का कह चुकी है, मगर मुज़ाकरात की कामयाबी तो दरकिनार आगाज़ ही नहीं हो सका। इमरान खान के बेटे भी लंदन से पाकिस्तान आने का इंदिया दे चुके हैं और अपने वालिद की रिहाई के लिए किरदार अदा करने की बात कर रहे हैं, और अगर उनके वालिद रिहा नहीं होते या सूरत हाल बदलती है तो शायद वो पाकिस्तानी सियासत में भी मुतहरिक हो सकते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत मुतमईन है कि PTI खुडे लाइन लग चुकी है और हुकूमत के लिए कोई मजबूत अपोजिशन इस वक्त मौजूद नहीं है। ना तो आइन साजी के लिए उनकी राह में कोई रुकावट है और ना ही हुकूमती मामलात में कोई टफ टाइम मिलता नज़र आता है। जहाँ तक बात रही इत्तेहादी की, तो उस सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो काबीना का हिस्सा है और ना किसी और मामले में रुकावट बनती नज़र आती है। लिहाजा हुकूमत तसल्ली से अपना काम जारी रखे हुए है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत के लिए चैलेंज है कि वो अपने लिए सियासी स्पेस हासिल करने के साथ साथ बानी की रिहाई भी यकीनी बनाए, मगर इसके लिए उन्हें किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा या फिर इन शराइत पर आना होगा, इसका फ़ैसला PTI ने खुद करना है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हुकूमत बामुकाबला तहरीक इंसाफ जो सियासी डेडलॉक पैदा हुआ है, इसका खात्मा कैसे मुमकिन हो पाएगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने और मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों का बहुत शुक्रिया। शफ़ी, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। एक तो मैं पॉलिटिकल डिस्कशन पर भी आना चाहूँगी, लेकिन अभी रिसेंटली एक सर्कुलर सामने आया है सोशल मीडिया पर जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतादिद चैनल्स और मुतादिद जर्नलिस्ट का बॉयकॉट किया है। ऑन दी अदर हैंड आप कल उस एक शो में मौजूद थे जिस शो का बॉयकॉट किया गया था। आपको मालूम नहीं था, सर्कुलर पहुंचा नहीं था, या ये मुकम्मल तौर पे बॉयकॉट तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था? देखिए, जो सर्कुलर इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है वो 2024 का है। ओके। उसमें ये सर्कुलर नया सर्कुलर नहीं है, ये सर्कुलर बिफोर द इलेक्शन का है और इस किस्म की किसी किस्म का सर्कुलर मुझे किसी ने भेजा भी नहीं, मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा है और ये सर्कुलर पुराना है। अच्छा, नईम हैदर पंचूता साहब ने बाकायदा ट्वीट भी किया इस हवाले से कि ये चैनल है और ये बायकॉट किया जाए, तो आप कह रहे हैं ऐसा कोई सर्कुलर मौजूद नहीं है और ये पुराना सर्कुलर, अभी कोई बायकॉट चल रही है? पार्टी ने मुझे किसी किस्म के किसी चैनल का किसी के प्रोग्राम का बाइकआउट का ना कहा है, ना ही ऐसा कोई सर्कुलर मुझे भेजा गया है। इसका बेहतर जवाब तो नहीं मैदर पंजोता साहब भी देखे अगर उन्होंने ये ट्वीट की। चलें, शफी साहब मुझे ये बताइएगा कि मुलाकात एक बड़ा मुअम्मा बनी हुई है, बड़ा इशू है। अच्छी बात है अगर आप लोगों ने बायकॉट नहीं किया, इतनी चीज़ों का बायकॉट कर रहे हैं। बायकॉट नहीं करना चाहिए वैसे तो मेरी राय में, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट आपने कहा कि इतने मजबूत हैं कि वो मुलाकात होने नहीं दे पा रहे, जबकि गवर्नमेंट के बेंच से ये आवाज़ आती है जो जेल मैनुअल में तरीक़ाकार है उसके मुताबिक मुलाकात होगी। हमने ट्यूसडे को भी जो कुछ हुआ डियाला के बाहर देखा, 400 लोगों पर पर्चे भी कट गए, आज फिर मुलाकात का दिन है। क्या वजह है कि मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही आपकी नज़र में? देखिए, जहां तक मेरी जेल सुपरडेंट की ताकतवर होने के बयान का ताल्लुक है, वो एक पस मंजर में अगर आप जो एपिसोड्स हो रहे हैं उसको आप अगर देख लें तो वाकई जेल सुपरडेंट बड़ा ताकतवर है। अच्छा। क्योंकि ना वो आइन को मानता है, ना कानून को मानता है, ना ही अदालती अहकामात को मानता है।
अदालती अहकामात के मुताबिक इमरान खान साहब ट्यूसडे को अपनी फैमिली से और अपने वकला से मिल सकते हैं और जुमेरात को अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से मिल सकते हैं। अदालती एक हुक्म हमारे पास है जो जस्टिस डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, जिसके मुताबिक सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से एज अ चीफ मिनिस्टर जब से वो मुंतखब हुए हैं। उस अदालती अहकामात पे भी जेल सुपरडेंट अमल दरामद नहीं कर रहा। फिर हम उस अदालती अहकामात पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे गए तो वो हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाया जा रहा। हमने चीफ जस्टिस से मुलाकात करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस हमसे मिल नहीं रहा। तो ये अगर आप सारा पस मंजर देखें जिसमें अदालती अहकामात को भी जेल सुपरडेंट नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसमें वो अदालती हुक्म जिसके मुताबिक ट्यूसडे को और थर्सडे को इमरान खान साहब की मुलाकातें होनी है, उस अहकामात को भी जेल सुपरडेंट जो है वो नजरअंदाज कर रहा है और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजों को अगर आप देख लें, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ट्यूसडे की रात पे एक दफा फिर हुकूमत की जो जुल्म और बर्बरियत आपने देखा होगा, जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया जिसमें केमिकल भी इस बार मिलाया गया, और वो विजुअल्स भी आपने देखी होंगी जिस तरीके से अलीमा आपा पे और बाकी हमारे वहां पे जो खवातीन थी, जो वर्कर्स थी, उन पे पानी फेंका गया। फिर एफआईआर काटी गई 780A की और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कुछ हमारी गाड़ियां लोगों की अभी भी गायब है, कुछ पंचर की गई, किसी के शीशे तोड़े गए। तो ये सारी चीजें पूरी कौम में तमाशा देख रही है और जेल सुपरडेंट जब इस तरह की एक्टिविटीज करता है कि वो अदालती अहकामात को नहीं मान रहा तो वाकई वो काफी ताकतवर है। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में हुज़ैफा रहमान साहब ने, बट साहब जब मैंने उनसे सवाल किया था मुलाकात का, तो उन्होंने बड़े धड़ल्ले से कहा था कि मुलाकात हमने रोकी थी, सियासी गुफ्तगू से मना किया, जब वो मना हो गया हमने मुलाकात करा दी। सीम्स लाइक के जो जेल सुपरिटेंडेंट साहब हैं वो शायद आप लोगों के साथ लिंकअप हैं, आप लोग अहकामात भेजते हैं, तरदीद कर दे, तस्दीक कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि सुप्रीडेंट जेल जो है ना, वो उसके अहकामात वो बेचारा जो अंदर जेल के अंदर बाकी कैदी है ना, उसकी जिम्मेदारी, और ये जो 190 मिलियन चोरी में बंद है, इसकी जिम्मेदारी सुप्रीडेंट जेल के पास है, लेकिन वो कानून के मुताबिक मुलाकात कराएगा। ये उसको फॉलो नहीं करते। ये क्या देखिए, फॉलो नहीं करते? हाई कोर्ट बहनें मुलाकात करने के लिए बशर्त जाती हैं तो क्या करती हैं जो फॉलो नहीं करते? मतलब खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज तो नहीं लेके जा रही वो? मैं बताता हूँ। देखें, आपने सुहेल अफरीदी की बात की, पहला भी आता था 7 जत्थे लेके आता है कि मैं मुलाकात करने जा रहा हूँ। भाई, ऐसे कैसे मुलाकात होती है? मुलाकात के लिए तो सुप्रीडेंट जेल के पास आप जाते हैं, 1 to 1 मुलाकात होनी है। एक आज है जिसने मुलाकात करनी है, वो जब 7 जत्थे और गाड़ियां और सारी चीजें लेके जब आधा जुलूस लेके अडयाला जेल की तरफ जाएगा तो सुप्रीडेंट तो घबराएगा, परेशान होगा कि ये जेल तोड़ने आ रहे हैं, क्योंकि वो ऐलान भी करते हैं हम आ रहे, छोड़ते नहीं। इस तरह नहीं होता। आप मुझे बताएं कि जो मुलाकात करने जाते हैं, सुलेमान अकरम राजा कहता है मैंने इसका नाम नहीं दिया, ये अंदर नहीं जाएगा। ये आपके सामने चीजें हैं। अच्छा। ये आपस में एक नहीं है, इनका यही हाल है। आपने एक बात की, वो मुझे अपने लीडर की बात याद आ गई। वो कहते थे कि इमरान खान तुम क्रिकेट खेलो, सियासत तुम्हारा काम नहीं है। आज वो साबित हो गया कि वो बाहर के मांगे तांगे के लीडरों से वो अब कहता है कि ये मेरी जगह बात करेंगे। इनका यही हाल है। इमरान खान सियासी नहीं है, वो सियासी है ही नहीं। वो हमेशा ये चाहेगा कि मुझे जिस तरह लाया गया उस तरह मैं दोबारा आऊंगा कंधों पे चढ़ के किसी के। वो वक्त खत्म हो चुका है। उसके साथी जेल जा चुके हैं, किसी को सजा हो गई है, बाकी होने वाली है। ये चीजें आप देखें। अभी आपने कहा कि उसके बेटे आएंगे, जरूर आए, मुलाकात करें। मैं उस पे भी आऊंगी, लेकिन बट साहब देखें, जब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, फॉर इंस्टेंस पीडीएम बनी, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब थे, नवाज शरीफ साहब नहीं थे, तो किसी के भी आने से ये तासुर देना कि उनकी जमात में ये चीज़ नहीं है, तो चले आपने कर दिया वो सवाल, मैं शफी जान की तरफ ले जाऊंगी। बट पॉइंट ये है कि कभी तो आपको ये मामला ठंडा करना है ना, ये जो बहुत ज़्यादा हर तरफ गुस्सा फैला हुआ है, इसको ओवरकम तो करना है। मैं बेटों वाली बात पर भी आऊंगी, बट चूंकि आपने ये जिक्र कर दिया। एक छोटी सी बात मैं कह दूं, मुलाकात अडयाला जेल या किसी जेल में क्या टाइम होता है? 4 से 5 शाम तक। ये रात को वहां क्या करते हैं? किससे मुलाकात करने जाते हैं? रात को किसकी मुलाकात होनी, मुझे ये बता दें। ये वहां ड्रामा लगाने जाते हैं, इसके अलावा सुबह के बैठे होते हैं, वो सुबह में जाते हैं। व्हाट्सएप ना करया करो। सुबह से अगर वो बैठे हुए हैं, मुलाकात नहीं हो रही है, तो वो बेचारे रात तक ही बैठेंगे ना। नहीं, तब रात को कौन सी मुलाकात होनी है? चले
ठीक है, लेकिन बट साहब ये मैं थोड़ा सा आई वुड डिसेंट, ये गलत बात है कि वो रात को क्यों बैठते हैं, घर वाले हैं, उनकी मुलाकात। शफी जान साहब, ये नहीं देखिए जो ना, मुलाकातों का, मैंने टाइम की बात की है। बट साहब मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, वो रात को नहीं जाते हैं, वो सुबह में जाते हैं। मुलाकात का जो टाइम होता है उससे पहले जाते हैं। अब मुलाकात नहीं होती है तो एहतजाजन वो बैठते हैं और फिर वो एहतजाज करते हैं। उसके बाद उनको वहां से पानी मार के उठा दिया जाता है। ठीक है शफी जान साहब, ये जो अडियाला से रुख हुआ है कोट लखपत जेल का, जिस पे अभी नासिर भट्ट साहब ने भी निशानदेही की कि जी आपकी पता नहीं शायद जवाब में कोई है नहीं, जो आप महमूद खान अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास साहब को आगे कर रहे हैं, बट ये जो रुख तब्दील हुआ है कोट लखपत की तरफ, इससे कोई निकल सकता है कोई राह रास्त? क्योंकि कल महमूद मौलवी साहब ने भी बताया कि वो भी कोशिश कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी कोशिश कर रहे हैं, और वो चाह ये रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर की इन्वॉल्वमेंट भी हो। मैं इस पे आता हूं। इससे पहले जो नासिर भट्ट साहब ने बातें की, बेतुकी बातें की, नासिर भट्ट साहब को शायद कुछ मालूमात नहीं है और नून लीग का आजकल कोई मीडिया पे भी नहीं आ रहा डिफेंड करने, तो नासिर साहब को पूरी नॉलेज नहीं है इन चीजों की। ये डमीज हैं असल में, नहीं भट्ट साहब, ये असल में डमीज हैं। नासिर भट्ट साहब जैसे जितने भी ये मीडिया पे जो आ रहे हैं, ये डमीज हैं। इनके पास ना इख्तियार है, ना नॉलेज है, ना इनको कुछ पता है। ये कहते हैं कि जी क्रिकेट खेलें, सियासत उनका काम नहीं है। शुक्र है कि सियासत करना, मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पे क्या आता है, पंजोता साहब को पता होगा। आपकी ये भट्ट साहब आप चले भट्ट साहब बात करने देना, बात पूरा मौके तो सुन लें। देखिए ना आप ये जिस तरीके से वो भट्ट साहब बात, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आती हूँ। शफी जान साहब प्लीज कंटिन्यू। जहाँ तक कोट लखपत की बात है, जो फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब जो कोशिश कर रहे हैं, मैंने कल भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और इमरान खान पे मुश्किल वक्त आया तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस करके और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके IPP में शामिल हुए और उन्होंने एक अलहदा जमात ज्वाइन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट है वो इमरान खान साहब के पास है, जो इख्तियार है मुज़ाकरात के हवाले से या फैसलों के हवाले से वो इमरान खान साहब के पास है। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल किस कैपेसिटी में ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इनको इख्तियार ही नहीं दिया। अगर ये कोई कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी ज़ाती कोशिश हो सकती है, अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको कोई मैंडेट नहीं दिया। लेकिन आप नहीं समझते अगर वो ज़ाती कैपेसिटी में भी बात कर रहे हैं, एंड आई एम सॉरी आपको शायद ये बात थोड़ी सी गिरा भी गुजरे कि इस पूरे एपिसोड में शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई मिलकर नहीं आता रहा, किसी ने यास्मीन राशिद साहिबा का हाल नहीं पूछा, उन्होंने लेटर लिखा तो पता चला कि वो भी मौजूद हैं। तो अच्छी बात नहीं है कि अगर सीनियर क़यादत पुरानी मौजूद है और वो आप लोगों के साथ हाथ, बल्कि मेरे शो में तो महमूद मौलवी साहब ने यहाँ तक कहा कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा लोग हैं वो भी मेरे हम लोगों के साथ इस पूरे एपिसोड में शामिल हैं ताकि हम कोई रिफ्ट कम कर सकें। देखिए महमूद मौलवी साहब को नाम लेनी चाहिए कि जो लोग इनके साथ शामिल हैं। अगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं है और वो ये चीज़ मीडिया के सामने नहीं रख सकते, वो अपने नाम से जो लोग इनके साथ शामिल हैं वो अपने नाम से डरते हैं, तो क्या मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद मौलवी साहब को देंगे? जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब की बात है, यास्मीन राशिदा साहिबी की बात है, जावेद चौधरी साहब हो गए, हमारे सरफराज साहब हो गए, वो हमारी हीरोज हैं। जिस तरीके से उन्होंने जेल काटी, जिस तरीके से वो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं, जिस तरीके से वो वफा निभा रहे हैं, जिस तरीके से सख्तियां बर्दाश्त करने के बाद भी वो चिठान की तरह इमरान खान साहब की बयानिए के साथ खड़े हैं, वो हमारी हीरोज हैं। हमारी पार्टी उनके साथ राब्ते में है और जल्द इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कुछ मजीद हमारे रहनुमा कोट लखपत जाएंगे, उनसे मुलाकातें भी करेंगे और उनका इनपुट भी लेंगे। ठीक है, आपने कहा वो आपके हीरोज़ हैं, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ शफी जान साहब। नासिर भट्ट साहब, ये जो एक ऑप्शन आई थी जिस पे महमूद मौलवी साहब भी काम कर रहे हैं, शफी जान साहब ने कहा कि वो तो उनकी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, मगर सियासत में कहीं से भी बात हो जाए ये अच्छी बात है, तो कोई बात आगे बढ़ सकती है? मैं शफी जान की इस बात पे पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि मुश्किल टाइम पे जो भाग जाते हैं वो पार्टी कारकुन नहीं होते। अच्छा। अब वो बात ये क्या सही कह रहे हैं कि ये इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो ये एक तो इनका पार्टी का अपना मसला है कि वो अगर लोग चल रहे हैं तो ये उनको मानते ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों फिर ऐसी बातें कर रहे हैं। बाकी बात ये है कि मुलाकात की जो बात होती है, मुलाकात अगर रूल रेगुलेशन के मुताबिक जाएंगे, मुलाकात करेंगे, एक चीज है, ये एक प्रेसिडेंट सेट है कि मुलाकात की रूल रेगुलेशन क्या है? रूल रेगुलेशन ये है, मैं बताता हूँ कि आप सुप्रीडेंट जेल के पास जाए,
कहें जी कि हमारी मुलाकात करनी है, वो कहेगा जी आप इतने एक बंदे 2 3 4 जिन्होंने आना है वो अडयाला जेल के बाहर आए, उनसे मिले, मुलाकात करा देंगे। आप अडयाला जेल के बाहर इतने वो धूम धड़के करते हैं, बंदे आ रहे हैं जी, ये मैंने मुलाकात करनी है, आज छोड़ेंगे नहीं। ओ एसएचओ को अच्छा अब सुन लेना, एसएचओ को नहीं छोड़ूंगा बस मैं। अब सुन लेना। मुझे बताएं नहीं जो नहीं अब मेरी सुनिए। 99% उधर शफी जान साहब शफी जान साहब मेरी बात 99 नहीं, आपने बताएं क्या मुलाकात कह की रहे हैं। बात की, क्वेश्चन कुछ और था, आपको मुलाकात याद आ गई है। मुलाकात के हवाले से मेरी बात भी सुन ले। देखिए, पहली जो गैर कानूनी गैर आईनी काम होता है वो आप लोग करते हैं, ना आप अदालती अहकामात मानते हैं। अगर आप हमारी मुलाकात सुबह करवा दे 2 बजे 3 बजे जो टाइमिंग है, 5 बजे से पहले पहले ना वहां पे धरना होगा, ना जुलूस होगा, ना वहां पे इस किस्म की कोई रोड बंद करना होगा। जब आप इस तरह करते हैं, हमारी जब लिस्ट आपके पास आ जाती है 6 लोगों की, उसमें से आप किसी की मुलाकात नहीं करवाते, उनकी फैमिली से उनको मिलने नहीं देते, वकला 16 अक्टूबर से नहीं मिले, तो इस तरह तो फिर वहां पे धरना होगा। धरना तो रिएक्शन होता है, एक्शन तो आप लेते हैं पहले। देखिए शफी जान साहब, आपकी बात खत्म होगी। आपने कहा जी जी हाई कोर्ट ऑर्डर करता है कि इन 2-4 बंदों की मुलाकात कराएं। उसमें सुलेमान अकरम राजा ने लिख के दिया कि जो मैं नाम दूंगा उसमें जाएं। आप कितने लोग जाते हैं वहां सैकड़ों के हिसाब से आप चले जाते हैं, और वहां जाके आप पुलिस वालों से लड़ते पर हैं, साहब, उनको और जख्मी जो करते हैं, सैकड़ों के हिसाब से जाते हैं उनको 1 अभी किलोमीटर आप दूर मेरी रोका बात तो जाता सुन है। लेना शफी साहब जान साहब। नहीं आप मैं नहीं, आप हकीकत से मुनाफी बात कर रहे हैं ना सर। देखिए मुझे देखे ना, यही आपकी प्रॉब्लम है ना, आप लोग समझते हैं जो आप कहते हैं वो सच है, ऐसा नहीं है। चले कि सियासी मुलाकात नहीं होने देंगे, पर पॉइंट ये है कि सियासी मुलाकात, क्या बहनों की मुलाकात भी सियासी है? अच्छा, जब बहनों की मुलाकात हुई है, मैंने अपने प्रोग्राम में ये पूछा हुज़ैफा रहमान साहब, तो उन्होंने कहा देखे ना, बहनों ने कुछ नहीं कहा तो हमने मुलाकात करा दी, और जब वो बाहर आई और फिर उसके बाद ट्वीट हो गया। कल यही बात महमूद मौलवी साहब ने भी मेंशन की। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। शफी जान साहब, मुझे बताइएगा, ये जो ट्वीट आया उसके बाद, उससे पहले एज पर महमूद मौलवी साहब, उनकी मुलाकात भी हो चुकी थी अयाज सादिक साहब से, राना सनाउल्लाह साहब से, तारड़ साहब से, और वो किसी हद तक समझ रहे थे कि बर्फ़ पिघलने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। बट देन केम दी ट्वीट। अब आप समझते हैं कि जब बहनें मुलाकात के लिए जा रही हैं तो वो खाली मुलाकात करें और मुलाकात करके बाहर आ जाएं, क्योंकि हुआ ये कि मुकदमे हो गए आपके ऊपर खुद, बशमूल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी साहब, आप पर भी 2 मुकदमे हो गए हैं दर्ज। देखिए, जहां तक कौमी असम्बली स्पीकर की बात है, तो ये भी आपके नॉलेज में होगा कि महमूद खान अचकज़ई साहब को हमने नॉमिनेट किया हुआ है अपोजिशन लीडर के लिए, जिसमें तमाम हमारे एमएनएस के साइन मौजूद हैं। और कौमी असम्बली स्पीकर जो है वो इतना बेइख्तियार है कि वो एक नोटिफिकेशन नहीं कर सकता। वो कहाँ से उसके पास ऑर्डर आएगा वो भी आपको पता है कि वो उस ऑर्डर के इंतजार में है कि वहां से अगर यस आया तो ये नोटिफिकेशन कर देगा, अगर नो आया तो इसका बाप भी नहीं कर सकता नोटिफिकेशन। तो अब उस कौमी असम्बली के स्पीकर से हम क्या मुज़ाकरात करें? या महमूद मौलवी साहब क्यों इतने बच्चे बनी हुए हैं कि वो इतना बेइख्तियार कौमी असम्बली का स्पीकर है, उससे वो मुलाकातें करके मुज़ाकरात का आगाज करना चाहता है, जो खुद बेइख्तियार है, जिसका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं पूछ कर बताता तो हूँ। फिर आप किससे लोग क्या पूछता करना है, चाह कब रहे हैं? पूछता है? महमूद खान अचकज़ई साहब क्या करना चाह रहे हैं? क्या क्या करेंगे आप लोग? अगर आप देखिए, बात ही नहीं कर रहे। महमूद खान अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी सौंपी है तहरीक के हवाले से। वो जो भी प्लान करते हैं, वो धरने का प्लान करते हैं, वो मुज़ाकरात प्लान करते हैं, वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च का प्लान करते हैं। तमाम तर जिम्मेदारी और तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी और तमाम तर इख्तियार महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ है। वो जो भी ऐलान करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी, मरकजी क़यादत, सूबाई क़यादत, हमारी सूबाई हुकूमत सोहेल अफरीदी साहब की क़यादत में उसको बैक करेगी। आप अगर इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, मार्च करते हैं, धरना करते हैं, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता हैं और आप तैयार हैं? क्योंकि एज़ पर मरवत साहब के ये जो आपकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, ये शायद फिर महीना भी नहीं टिकेगी। देखिए, मरवत साहब तो इस किस्म के शोशे छोड़ते हैं अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोई हमें खैरात में नहीं मिली। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की वोट से आई, और ये एक ही हुकूमत है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो फॉर्म 45 की ओरिजिनल हुकूमत है। हम इस्लामाबाद, हमारा अगर आना हुआ तो इस्लामाबाद हम पाकिस्तान का हिस्सा है। आईन और कानून हमें इजाजत देता है। कौन करेगा? महमूद खान अचकज़ई साहब करेंगे, सोहेल खान अफरीदी करेंगे अगर आप एहतजाज
तहरीक जो है वो महमूद खान अचकजई साहब लीड करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग आएंगे उनकी क़यादत सोहेल अफरीदी साहब करेंगे। और पाकिस्तान में किसी भी हिस्से में हमें कानून और आईन इजाजत देता है पुरअमन एहतजाज का, धरने का, वो हमारा कानूनी और आईनी हक है, वो हम किसी टाइम भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट साहब आपने बात सुनी, वो तो तैयार हैं, अगर धरना एहतजाज लॉन्ग मार्च कुछ भी होता है वो तो आप तैयार है, वो कह रहे हैं हमारे पास क़यादत है और हम उसको लेके चलेंगे। आप लोग लगता है तैयार है? क्योंकि गवर्नर राज लगने की पिछले दिनों बड़ी जोर से बातें हो रही थी और शायद ये ऑप्शन तो मौजूद है, लीस्ट है, लेकिन ऑप्शन तो है आप लोगों के पास। आप मुझे बताएं कि जब एक सूबे में इस तरह के लोग बैठे होंगे और अवाम की हालत आपके सामने है, सूबे में क्या हो रहा है, और उस सूबे में ज़िमनी इलेक्शन में इनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, उनका फैसला आ चुका है कि हम आपको नहीं मानते। उन्होंने इनके खिलाफ वोट दे के 1,63,000 से मुस्लिम लीग नून का MNA जीता है। इनकी हुकूमत है, इनके सारे वो IG DG कहते हैं कमिश्नर, दो सब इनके थे। बात ये है कि ये जिस हालत में चले गए हैं ना, इन्होंने अगर कुछ नहीं सीखा और उन्होंने यही तरीका इख्तियार करना है जो ये कर रहे हैं। इनकी अपनी क़यादत की हालत आपके सामने है कि 4-4, 5-5 का ग्रुप है, एक कहता है मेरी लेकिन एहतजाज तो उनका हक है ना, वो चाहे एक ग्रुप आए, 2 ग्रुप आए, एहतजाज तो उनका हक है, जमहूरी हक है। जरूर करें, देखिए जरूर आए, 10 ग्रुप आए, एहतजाज करें, लेकिन अगर जो उनके पास एक गैर जमहूरी तरीका इख्तियार करेंगे जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या होता है तो उसकी इजाजत नहीं मिलेगी इनको। फिर हम नहीं इजाजत दे सकते कि GHQ पे आके फिर हमला कर लें, नहीं इजाजत दे सकते आके कहते हैं रेड जोन में आके फिर ये और जो रेंजर्स पे गोलियां चलाएं, इनको इजाजत नहीं दे सकते कि वहां जो है लोग जो है परेशानी से घरों से निकल नहीं सकते। इनको जगह दी जाती है कि आप एहतजाज करें, ये कभी गए वहां एहतजाज करने? इनका काम ही यही है कि इस मुल्क में अमन ना आए। इनको ये तकलीफ है, इनको ये परेशानी है कि पाकिस्तान का दुनिया में एक नाम हो रहा है, उसकी जो पॉलिसियां हैं पाकिस्तान की वो कामयाब हो रही हैं। हिंदुस्तान को हमने जिस तरह दुनिया ने देखा कि उनको हमने वो सजा दी कि वो कहते हैं ना कि उस तरह की इनको हमने सजा दी कि सारी जिंदगी वो याद रखेंगे। और रिकॉग्नाइज कर रही है दुनिया के पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद वो अमन पसंद मुल्क है। और जब हमें बेहतरी की तरफ लाया जाए हम जाते हैं, ये वो जमात है, पाकिस्तान दुश्मन जमात है जो इंडिया के जो मीडिया पे आकर जिस तरह की ये तकरीरें करते हैं, बातें करते हैं कि मोदी आएगा और वो एक और हमला करेगा। ठीक, ये लोग वैसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप इस तरह के कम से कम घर के लोगों के बारे में तो अल्फाज इस्तेमाल ना करें कि पाकिस्तान मुखालिफ, ये आपके सामने हुआ, लोग हैं, आपके सामने हुआ, ये इंटरव्यू दिया गया। अच्छा, ये झूठ है? आप लोग भुगत चुके हैं। वो जो इंटरव्यू का टैम्पर्ड हिस्सा था वो भी मंजर आम पर आया है, ऐसी बात नहीं है, पूरा बताना चाहिए। बात थी मैंने नहीं कही, ये मीडिया पे चली, ये हिंदुस्तान के मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिए उस पे चली, मैंने नहीं कहा। इनको ये नहीं करना चाहिए, इनको उन जो पाकिस्तान में नहीं, तो अब ये एहतजाज करने के लिए आएंगे तो आप लोग एहतजाज करने देंगे कि नहीं करने देंगे? अगर ये जमहूरी तरीके से आएंगे, एहतजाज करें, कोई नहीं रोकेगा, इनको जगह भी दी जाएगी, वो एहतजाज सुबह शाम रात दिन करें। लेकिन तरीका है क्या ना भट्ट साहब, वो थोड़ा मुझे प्लीज मैं बता देता हूँ जमहूरी तरीका क्या है। मैं बता देता हूँ जमहूरी तरीका ये है कि ये जब इजाजत लेंगे इनको जगह दी जाएगी, वहां ये एहतजाज करें, तोड़ फोड़ ना करें, असला लेके साथ ना आए और लोगों को कहते हैं ना कि पुलिस वालों को जख्मी ना करें। इनको जगह देंगे, ये 10 दिन महीना बैठ के एहतजाज करें, इनको कोई नहीं रोकेगा। जब ये अमला को नुकसान पहुंचाएंगे, गाड़ियां जलाएंगे, पुलिस वालों को जख्मी करेंगे तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। ठीक है, अब इस पर मैं पूछना चाहूँगी कि जब अडियाला के बाहर वो बैठते हैं ठंडी ज़मीन पर और कोई असलहा भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोई डंडे भी नहीं होते, फिर भी आप लोग उनको हटा देते, तो देखिए बट साहब बड़ी कंफ्यूजिंग। लेकिन अगेन शफी जान साहब, इन द मिडल ऑफ दैट इमरान खान साहब के बेटे भी मिलना चाहते हैं, जस्ट लाइक आप लोग मिलना चाहते हैं, उनकी फैमिली मिलना चाहती है। एक तो ज़ाहिर है कि वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आएँ, दूसरा शायद ये भी इशारतन कहा कि हम सियासत में भी इन हो सकते हैं पाकिस्तानी। तो ये जो बेटों को मिलने वाला मामला है, ये कहाँ तक पहुँचा और कोई देखिए बिल्कुल, और उनके बेटे ने इंटरव्यू भी दिया है और उस इंटरव्यू में उसने इस बात का अंदिया दिया है कि वो जनवरी में पाकिस्तान आएंगे और उन्होंने वीज़ा भी अप्लाई कर लिया है। अच्छा। और उनका हक है कि वो यहाँ पे आके अपने वालिद से मिले और तहरीक इंसाफ उसको कम्प्लीटली पैक करेगी। और जहाँ तक सूबे की गवर्नेंस की बात की नासिर भट्ट साहब ने, तो अभी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट ही पढ़ ली,
पढ़ते लिखते तो ये कुछ है नहीं और ना ये कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि सबसे ज्यादा करप्ट जो इदारा है वो पंजाब पुलिस है, सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो 46% सिंध में हो रही है, उसके बाद पंजाब में 39% और खैबर पख्तूनख्वा का नंबर आखिर में है। क्या जंदाल इनके घर में बगैर वीजे नहीं होता था? क्या मोदी बगैर वीजे इनके घर में शादियां अटेंड नहीं करता था? क्या डॉन लीक्स इन्होंने नहीं किया? ये किस मुंह से ये हमें बातें सुनाते हैं? और बात रही इख्तियार की, मैं आती हूँ जमहूरियत बरसा की, जी जी शफी जान साहब, और ये हमें जमहूरी तरीके से कहते हैं कि जमहूरी हमने कब, अब हमने जब भी एहतजाज किया कोई एक फुटेज हमें दिखा दे, कोई एक वाकया दिखा दे कि वो पुरतशद्दुद हो। हम तो पेशावर से चलते हैं। ठीक। नासिर भट्ट साहब, देखें तो भट्ट साहब बड़ी से तकलीफ ये शो भट्ट साहब के साथ ही कर लें, फिर मैं चला जाता हूँ। शफी जान साहब प्लीज, तो मैं आपका नहीं, हम मेरे टर्म में वो कैसे बोलते हैं? मैंने उनके टर्म में बात की है। चले चले भट्ट साहब उनको कंप्लीट करने दे शफी जान साहब को। आप जैसे 10 भी आ जाए वो उनको मैं भगा के रहूंगा। भट्ट साहब अभी आप जाने वाले, आपने खुद कहा मैं जा रहा हूँ, सच्ची बात मैं करने लगा हूँ और आप सुने जरा। अच्छा, आपको चले मैनर्स ही नहीं है, बात करने के रूम तरीका ही देते नहीं हैं आता। दूसरे को मैं बात आपको करने का। मैनर सिखाता हूँ। शफी जान साहब जब की आप बात बात मुकम्मल करते होती है हैं तो मैं भट्ट साहब की तरफ जाती हूँ। मुझे आप अपनी बात पे बोले, मेरी बात सुने, बोले अपनी बात पूरी करें। मैं चाहूंगी नहीं, आप आप दोनों आपकी अपनी सुनने बात के लिए नहीं करें और बैठा। आप दोनों अपनी बात सुने। शफी जान साहब प्लीज मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं भट्ट साहब की तरफ जाती हूँ। देखिए, जमहूरियत की बात करते हैं तो ये कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं? डाका तो ये डालते हैं, पैसों पे डाका हो तो ये डालते हैं, वोटों पे डाका हो तो ये डालते हैं, प्रोफेशन है इनका डाका डालने का। और नवाज शरीफ का एक ट्रैक रिकॉर्ड है चोरी का और सर्टिफाइड चोर का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहाँ पे मौजूद है। तो ये जमहूरियत की बात ना करे। अभी आपने पंजाब के इलेक्शन देखे होंगे, उसमें मुस्लिम लीग नून का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के साथ था। वहां पे तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोस्टर से, बैनर से, इमरान खान की तस्वीर से खौफ खाते हैं और उस पर पाबंदी लगाई हुई है, अनडिक्लेयर मार्शल लॉ है। वहां पे सिर्फ एक तस्वीर लगेगी, तस्वीर आला साहिबा मरियम नवाज की। और इंशाल्लाह ये जितना इनका प्लान है, 26वीं तरमीम में, 27वीं तरमीम में, जो इन्होंने एक शेल बना दिया, एक नेक्सस बनाया हुआ है, ये इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे सारा धर्म चलिए क्विकली मुझे ये भी बता दें शफी जान साहब कि आपने कहा कि बेटों ने अप्लाई कर लिए वीजा के लिए, सियासत में कोई मुतहरक होने का भी प्लान है उनका? पार्टी बैक करेगी? अभी इस चीज पे कोई बात नहीं हो रही। प्राइमरी हमारा जो फोकस है वो बेटों का इमरान खान साहब से मुलाकात पे है। इंशाल्लाह वो जब भी आएंगे तो हम ये मेक श्योर कराएंगे, उनका बुनियादी हक है कानून के मुताबिक कि वो अपने वालिद साहब से जेल में मुलाकात करे और तहरीक इंसाफ उनके साथ इसमें भरपूर तरीके से खड़ी होगी। बट साहब वीजा अप्लाई हो गया, मुलाकात भी होनी चाहिए, बुनियादी हक। बिल्कुल, पर मुझे एक बात बताएं, जिसके बच्चे ही पाकिस्तानी नहीं है, ये कितनी शर्म की बात है कि जिसके बच्चे उनके पास पाकिस्तानी है या नहीं है, बाप है, आपके बच्चे कहां से हैं? मेरी क्या आपकी निकाल दूं मैं तारीख, अभी निकाल लूं मैं तारीख आपकी पे। मेरी बात चले शफी मेरी बात सुने। नहीं, आप जाती हमले करेंगे तो फिर मैं जाती हमले नहीं वो जवाब दे रहे हैं। ये जाती है। आप किस टाइप के गेस्ट को बुला के मेरा टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। सुने एक मिनट जरा, एक बात सुन तो बंद कर दे, मैं अपनी बात कर रहा हूं। नहीं, ये अगर बच्चों के बारे में बात करेंगे, नहीं उन्होंने कोई बच्चों के बारे में गलत बात नहीं की, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में नहीं है। आप जरा मेरी बात और उसको जी भट्ट साहब, इन्होंने कहा कि वीजा अप्लाई किया है, हाँ जी, जिसके बेटे पाकिस्तानी नहीं है, वो नाइको कार्ड तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, बरतानिया के कहा जाता था। देखे ना प्लीज, हम तो कहते हैं ना कि जिसने सियासत पाकिस्तान में करनी है वो अपनी शहरियत छोड़ के आगे यहाँ सियासत करे, पर जिसके अपने बेटे, लोगों को बेटों को क्यों मरवा रहे इधर? फिर अपने बेटों को वहां रखा, जिनके पास नाइको कार्ड नहीं है उनको वीजा लेके यहाँ आना पड़ता है। तो जब आप किसी का वीजा लेके इधर आते हैं, मुलाकात तो उनका हक है ना बट सब सियासत में वो तो बहुत बात की बात है, वो आते नहीं आते, मुलाकात तो उनका हक है, जरूर होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ मुलाकात होगी, वो आए तो सही। वो पहले आपको याद है अलीमा बहन ने कहा था कि एक का नाइको कार्ड गुम हो गया, दूसरा का नाइको कार्ड जो है वो बना नहीं है। बात ये है वो आए, ये जरूर आए, मुलाकात बाप से करें, कोई नहीं रोकेगा। ये किसने कहा वो आए नहीं? आने से मैं अब भी कह रहा हूँ कि हुकूमत उनको कोई नहीं रोकेगी, वो अपने बाप से मिलेंगे, ये उनका हक है। लेकिन जो आपने कहा सियासत जो है ना, हम भी बाहर जाते हैं तो जब हम विजिट वीजा लेके जाते हैं तो हम सिर्फ, हमारे पास एक लिमिट होती है कि अपने रिश्तेदारों दोस्तों से मिलते हैं और आ जाते हैं। अगर हम सियासत करें तो हमें उठा के वो बाहर हमारा वीजा कैंसिल करके पाकिस्तान भेज देते हैं। ये बात एक अलग है। दूसरा इन्होंने कहा देखो
लोगों पे इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है। आपका ये जो इमरान खान है, सुबह शाम कहता था चोर है, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि अदालत ने इसको चोरी। मैं चाहती हूँ कि ये जो चोर, डाकू, लुटेरा, ये इस तरह के लफ्ज़ तो वैसे भी नहीं बोलने चाहिए, हज़फ कर देने चाहिए गुफ्तगू में, क्योंकि आपका जो बुनियादी लॉजिकल मौक़िफ़ होता है वो फिर पहुँचता नहीं है वैसे। बट थैंक यू सो मच शफी जान साहब एंड नासिर भट्ट साहब, आप लोगों ने ज्वाइन किया। बेटों का एक्चुअली बुनियादी हक़ है कि वो मुलाकात करें, और मुलाकात होनी चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने की नेशनलिटी रखते हों, लेकिन उनका पाकिस्तान आना पहला मरहला है। इसके लिए उन्होंने एज़ पर शफी जान साहब के वीज़ा अप्लाई कर रखा है। अब वीज़ा आएगा तो फिर अगली बात तो वीज़ा आने के बाद पता चलेगी। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।